चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना रेडिएशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने रेडिएशन वाले पार्ट में इमर्सिव पावर क्या होती है देखा था, ठीक है। अब जब किसी आप कोई भी एक बॉडी उसके ऊपर आप रेडिएशन डालोगे तो बॉडी उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है वो भी हमने समझा था। कुछ अब्सॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर उसके लिए हमने एक रेशियो भी निकाला था, अब्सॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। फिर हमने समझी थी ब्लैक बॉडी क्या होती है, फिर फेरिस ब्लैक बॉडी देखा, इमर्सिव पावर देखा, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड आप लोगों को आगे आगे कंसेप्ट्स आने वाले वो अगर अच्छे से अपने को समझ में आया तो आगे भी समझ में आएगा, और आया ही है। मैं तो पूछ के ही चलता हूँ ना आप लोगों से, समझा कि नहीं समझा, फिर ही तो आगे बढ़ते अपनी, ठीक है। चल, अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको शुरू में एक चीज बताया था, आप मुझे इसका आंसर दो। एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो वो अब्सॉर्ब करेगा कि रेडिएट करेगा? अब्सॉर्ब करेगा कि एमिट करेगा? बोलो बोलो। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी से हीट रिलीज होगी ना, एमिट होगी, एमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और हीट कहां से कहां जाती है? ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। ये तो हीट का बाय नेचर रूल है, ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी समझा था, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एमिशन कम होगा, ठीक है। ऐसा बोलो। क्यों ऐसा बोलने बोल रहा हूं? क्योंकि हमने रेडिएशन में शुरुआत में ही देख लिया था, थियरी जब हम लोग लिख रहे थे उसके पॉइंट्स, तब मैंने आपको क्या लिखवाया था कि ऑल बॉडी रेडिएट्स हीट एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल बॉडी अब्सॉर्ब्स हीट एट ऑल टेम्परेचर। हाँ, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? एमिशन होगा। मतलब इसका मतलब ये कि उस वक्त वो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही होगी। इसका मतलब ये है क्या? नहीं, अब्सॉर्ब भी कर रही होगी लेकिन एमिशन ज्यादा कर रही होगी, इसीलिए यहां से हीट निकलेगी और कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर कम होगा, बराबर। उसी तरह अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी हीट अब्सॉर्ब करेगी, लेकिन क्या उस वक्त एमिट भी कर रही होगी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा है, बॉडी का कम है, अब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ओके। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम हो, तो मुझे बताओ बॉडी में अब्सॉर्प्शन हो रहा होगा कि एमिशन हो रहा होगा? दोनों हो रहा होगा, दोनों सेम होगा। सिंपल, देखो फिर से समझा रहा हूं, सराउंडिंग और बॉडी, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर, चलो मैं इसको TS बोलता हूं, इसको TB बोलता हूं। अगर TS ग्रेटर है TB से, तो क्या होगा? अब्सॉर्प्शन विल बी ग्रेटर देन एमिशन। देखो कोई भी टेम्परेचर पे बॉडी में अब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, एमिशन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। एक बॉडी मैंने यहां लाके रख दिया, ये अब्सॉर्ब भी कर रही है, एमिट भी कर रही है, अब्सॉर्ब भी कर रही है, एमिट भी कर रही है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन क्या दूं? इसलिए कि इसका मैं एक्सप्लेनेशन ये दे सकता हूं कि अब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है हीट का और एमिशन कम हो रहा है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर। अब रीजन क्यों अब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है? यस, तो रीजन ये कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का, चलो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है बॉडी के टेम्परेचर से, तो अब्सॉर्प्शन कम होगा, एमिशन है ना, यही लिखा ना मैंने, एमिशन विल बी ग्रेटर देन अब्सॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, तो मैंने देखा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है। मैंने देखा बॉडी का टेम्परेचर कुछ टाइम बाद कम हो गया, क्यों? टेम्परेचर सेम होगा सराउंडिंग से। नहीं, वो तो होगा बाद में जाके। क्यों कम हो रहा है बॉडी का टेम्परेचर? क्योंकि बॉडी एमिट ज्यादा कर रही है और अब्सॉर्ब, लेकिन ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, सराउंडिंग का कम था, इस वजह से। क्लियर है? बॉडी उस वक्त अब्जॉर्प्शन भी कर रही थी, एमिशन भी कर रही थी, अब्जॉर्प्शन भी कर रही थी, एमिशन भी कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, जितना वो अब्जॉर्ब कर रही है उससे ज्यादा बाहर फेंक रही है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या होगा। अब रीजन क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का। ये क्लियर है, ये क्लैरिटी मिल गई? हाँ बोलो। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तब क्या होगा? अब कुछ टाइम बाद बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, धीरे 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 करके बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना, बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो उस टाइम पे अब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या होगा बोलो? एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड इट एक्सप्लेन्स कि बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू एमिशन, बोलो इतना क्लियर है? हाँ, मतलब यहां आप मैं बोल सकता हूं बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है? हाँ, सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर अब सेम हो गया, तो बॉडी एमिट जितना कर रही है उतना ही, सॉरी जितना अब्सॉर्ब कर रही है उतना ही एमिट भी कर रही है, इसलिए ना उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है? ठीक है, और एमिशन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो टेम्परेचर विल बी सेम। या मैं उसका वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं, अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो अब्जॉर्प्शन और एमिशन इक्वल। समझे? अगर टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है, बॉडी का कम है, तो अब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी का ज्यादा है, बाहर का कम है, तो एमिशन होगा। ये रेडिएशन की पूरी फिजिक्स। ठीक है? इस वे में अगर आप रेडिएशन को समझोगे तो एकदम क्लैरिटी के साथ ये पूरा जो रेडिएशन का पार्ट है एकदम समझ में आता रहेगा। ठीक है? ठीक है, एकदम बेसिक में देख रहे बोलो, ये जो वे में मैं आपको बता रहा हूँ अब्जॉर्प्शन और एमिशन का फिनोमेना एकदम क्लैरिटी से समझ में आ रहा है ना, और ये बात, ये चीज इस बात को बराबर एक्सप्लेन भी कर रही है और लॉजिकली हमारे दिमाग को सेटिस्फाई भी कर रही है। हाँ, अगर ऐसा, तभी तो अब्जॉर्प्शन एमिशन इक्वल हो गया, तभी तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, अब सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, तो चलो अब हम लोगों को इसके बाद एक लॉ देखना है जिसका नाम है क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है? क्या नाम है लॉ का? क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है, अभी क्रिचॉफ्स लॉ क्या कहता है? अच्छा, एक और बात हाँ? खाली एक ब्रीफ रिवीजन है वो, और कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास एक नॉर्मल बॉडी है, अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे, तो ज्यादा एमिशन कौन करेगा? क्यों? क्योंकि वो अब्सॉर्ब भी ज्यादा करता है। ठीक है? क्लियर है? अब्सॉर्प्टिविटी कितनी है ब्लैक बॉडी की? 100%। ब्लैक बॉडी पे आपने कोई रेडिएशन डाल दिए, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ भी ट्रांसमिट, सारा का सारा क्या हो जाएगा? अब्सॉर्ब। सारा का सारा क्या हो जाएगा? अब्सॉर्ब। लेकिन क्या सारा का सारा एमिट होगा? ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं, मैक्सिमम कोई सेम टेम्परेचर पे दो बॉडी है तो ज्यादा एमिशन ब्लैक बॉडी करेगी। ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब क्रिचॉफ्स लॉ का पहले तो जो बुक में स्टेटमेंट है वो मैं आपको देता हूं, वो लिख लो। ठीक है, लिखो, स्टार डालो, लिखो क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है, बुक में जो स्टेटमेंट है क्रिचॉफ्स लॉ का पहले वो लिख लो, तो उसके बाद मैं मेरा वाला स्टेटमेंट देता हूं तो और इजी होगा इसको समझना। देखो, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू अब्सॉर्प्टिविटी, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू अब्सॉर्प्टिविटी, the ratio of emissive power to absorptivity is equal to emissive power is equal to emissive power of a perfect black body is equal to emissive power of a perfect black body at same temperature and
for all wavelengths and for all wavelengths. और देखो दूसरा स्टेटमेंट है ना इसके अंदर, वो उसी पेज पर एक और ये स्टेटमेंट दिया है और उसी स्टेटमेंट को मैं आपको यहाँ सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड अब्सॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एमिसिविटी इज इक्वल टू अब्सॉर्प्टिविटी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? अगर एक बॉडी है, फॉर अ बॉडी एमिटिंग, क्या लिखा है? फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड अब्सॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन। मान लो एक बॉडी है, वो थर्मल रेडिएशन एमिट भी कर रही है, अब्सॉर्ब भी कर रही है, एमिट भी कर रही है, अब्सॉर्ब भी कर रही है। आगे क्या बोला है? एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का सेम होना। यानी अब इस बॉडी का सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या है? सेम है। क्या है? सेम। क्या है? सेम। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा है, ठीक है, सेम है, ओके। तो आगे क्या बोल रहा है? क्या होगा? देन अब्सॉर्प्टिविटी विल बी इक्वल टू, देन अब्सॉर्प्शन, देन अब्सॉर्प्टिविटी विल बी इक्वल टू, यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई बॉडी है वो रेडिएशन एमिट भी कर रही है, अब्सॉर्ब भी कर रही है, एमिट भी कर रही है और सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर इसका और सराउंडिंग का, तो क्या मैं बोल सकता हूं अब्सॉर्प्शन और एमिशन सेम होगा? उसमें ये लिखा अब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी इक्वल होगी। और यही तो अभी हमने देखा ना कि अगर बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो अब्सॉर्प्शन विल बिकम इक्वल टू एमिशन। समझ में आया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? यही किरचॉफ लॉ बोलता है। सेकंड स्टेटमेंट किरचॉफ लॉ का यही है। क्या है? फिर से देखो अ बॉडी, ठीक है, डूइंग एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब कोई एक बॉडी है जो एमिशन भी कर रही है, अब्सॉर्प्शन भी कर रही है, और क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें अब बस ये स्टेटमेंट में ना ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो इसके लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं है, जो मैंने बताया था, बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाना, मतलब ये अब आ गए थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बॉडी एमिट भी कर रही है, अब्सॉर्ब भी कर रही है और सराउंडिंग के साथ उसका टेम्परेचर सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें जितना अब्सॉर्ब हो रहा है उतना ही एमिट हो रहा है। तो टेम्परेचर सेम तभी हो सकता है ना जब अब्सॉर्प्शन और एमिशन इक्वल हो जाए। समझे? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? बढ़े आगे। अब किरचॉफ लॉ का जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, वो उसका मैथमेटिकल रिलेशन देता है हमको। क्या देता है? यानी किरचॉफ लॉ का आपको ये फॉर्मूला बताएगा। उस पे आएंगे बाद में, ठीक है। एक ब्रीफ में ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको अगर मैं ब्रीफ में एक लाइन में बोलूं तो ये साफ साफ ये कहता है गुड अब्सॉर्बर आर गुड एमिटर। ठीक है, कोई बॉडी जितनी अच्छी अब्सॉर्बर होगी उतनी अच्छी, तो समझी बात है भाई, जो जितना ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा एमिट तो वही कर सकता है ना जो अब्सॉर्ब किया है। ठीक है, तो जो बॉडी सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी रेडिएशन को, वही ज्यादा उसकी एबिलिटी एमिट करने की भी ज्यादा होगी। जैसे कि ब्लैक बॉडी, मैंने क्या कहा, दो बॉडी ले लो, एक रेगुलर और एक ब्लैक बॉडी, तो कौन सी बॉडी ज्यादा एमिट करेगी? क्यों ज्यादा एमिट करेगी? क्योंकि ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी। क्या लिखा हुआ इधर? गुड अब्सॉर्बर आर गुड एमिटर। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो कहना से ये स्टेटमेंट से क्या मैं बोल सकता हूं कि एक बॉडी की अब्सॉर्प्टिविटी अगर ज्यादा है तो उसकी एमिसिविटी भी ज्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो क्लियर है? समझ में आया? पक्का? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के लिए ना हम लोग यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब वो कंसिडरेशन क्या क्या होंगे वो मैं आपको यहाँ बता दूंगी।
अच्छा, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, एब्जॉर्प्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिसिव पावर। मतलब एमिसिव पावर जितनी जो बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी उसकी एमिसिव पावर भी ज्यादा होगी। मतलब एमिट करने की जो क्षमता है, एमिट करने की जो ताकत है वो भी ज्यादा होगी। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर है? क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं A इज इक्वल टू K इंटू E? नहीं बोल सकता? अरे बोलो, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ A बाई E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट? मतलब कोई एक बॉडी है, उसकी अब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर का जो रेशियो है, रेशियो वो क्या होगा? किसी कांस्टेंट के बराबर, किसी। अब ये जो कांस्टेंट होता है ना दोस्तों, ये होता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया क्या? चलो फिर से मैं एक बार आपको इसके थ्रू लेके जाता हूं। गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर। जो बॉडी जितना अच्छे से, जितना ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी वो उतना ही ज्यादा एमिट भी कर पाएगी। बोलो क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं अब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा, एमिशन उतना ज्यादा। तो वही मैं कह रहा था कि अब्जॉर्प्टिव पावर जितनी ज्यादा होगी, क्या उतनी एमिसिव पावर भी ज्यादा होगी। तो कहना से ये रिलेशन ट्रू बैठेगा। इज दिस रिलेशन ट्रू? क्लियर है? ठीक है, तो आप किरचॉफ्स लॉ को ये भी बोल सकते हो, ठीक है? या फिर इसको यहां फेंक दो, या सिंपल A इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आ जाएगा E, ये भी बोल सकते हो। A बाय E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये भी बोल सकता हूं। मतलब किसी बॉडी की अब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर का रेशियो बराबर होता है कोई कांस्टेंट के। अब ये जो कांस्टेंट है हम देखेंगे, यहां आएगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्या आएगा? चलो, लेकिन ये रेशियो जो है ये क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। ये रेशियो क्या आना चाहिए? ये रेशियो क्या आना चाहिए? मतलब ये अपॉन ये क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। कोई एक नॉर्मल बॉडी है, उनका जो रेशियो है अब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर का क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? चलो देखें, देखें। तो उसके लिए अभी हम लोग कुछ कंसिडरेशन कर रहे हैं। एक मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है? क्यों बॉक्स ले रहा हूं? क्योंकि इसको मैं अब सराउंडिंग से आइसोलेट करने वाला हूं। आइसोलेट का मतलब, वो कोविड में सब लोग आइसोलेशन में जा रहे थे, हाँ बोलो? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? दुनिया से कट जाना। यही कर रहे थे ना, वो इंडिविजुअल को दुनिया से काट दो ताकि वो अब इंटरैक्ट ही ना कर पाए किसी और से। वहां रीजन कुछ और था कि वायरस ना फैले, लेकिन आइसोलेशन का मतलब ही ये होता है कि आप उसको सराउंडिंग से अलग कर दो कि वो आसपास से इंटरैक्ट कर ही ना पाए। तो ये बॉक्स का मतलब वही है। तो ये समझ लो, यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया। इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों डालते हैं? ताकि ना इसके अंदर से बाहर कोई हीट जा सके, ना बाहर से कोई हीट अंदर आ सके। रेडिएशन पड़ रहा है ना, तो रेडिएशन तो मैंने बताया ना कैसी चीज है। हर बॉडी हर समय हीट रेडिएट भी करती रहती है, अब्सॉर्ब भी करती रहती है। अब वो सब यहाँ ना हो, इसलिए हमने इसको एक इंसुलेटिंग कंटेनर के अंदर रख दिया। बोलो क्लियर है? किसको? आओ वो देखते हैं। एक बॉडी मैंने लिया, दूसरी एक बॉडी लिया, तीसरी एक बॉडी लिया। कितनी बॉडी लिया मैंने? 3 बॉडी। और लेट से इसके अंदर कुछ तो टेम्परेचर होगा कंटेनर के। लेट से दैट टेम्परेचर इज T। दैट टेम्परेचर इज T। इस कंटेनर के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है? T है। ये है बॉडी नंबर 1, ये है बॉडी नंबर 2 और ये बॉडी नंबर 3। ये दोनों बॉडीज आर रेगुलर बॉडी, नॉर्मल बॉडी, ठीक है? एंड तीसरी बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है। क्या है? इसलिए मैंने कहा ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी रियलिटी में हम बना थोड़ी ना सकते थे, होती नहीं है ब्लैक बॉडी। इट इज एन आइडियल कंसेप्ट, ठीक है? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल कंसेप्ट, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, अजम्पशन में ये सारी चीजें कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो ये दोनों बॉडी कैसी है? 1 और 2 दोनों कैसी है? रेगुलर बॉडीज, ठीक है? और बॉडी 3 जो है वो कैसी है? वो क्या है? ब्लैक बॉडी। इतना क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? हाँ, अच्छा। अब लेट से ये बॉडी 1, बॉडी 2 और बॉडी 3 तीनों पे हम लोग रेडिएशन डाल रहे हैं। क्यू क्यू क्यू, सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिरेगी। तीनों सेम ही एनवायरमेंट में ना, हाँ? तीनों का एरिया भी सेम है, तीनों ज्योमेट्रिकली भी सेम है, ठीक है? हमने देखा था Q इज इक्वल टू EAT, याद है? हाँ,
अरे याद है, जो हीट रेडिएशन है डिपेंड किस पे करती है, एरिया और टाइम पे। अगर एरिया सेम तो क्या टाइम सेम, अगर चलो सेम टाइम के लिए सेम एरिया पे, एरिया सेम है टाइम सेम है तो रेडिएशन भी सेम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एमिसिव पावर, दिस इज कांस्टेंट। इन दोनों पे ये हीट रेडिएशन डिपेंड करेगा ना। हाँ, तो टाइम तो लेट्स से सेम टाइम के लिए तीनों पे हीट पड़ रही है, रेडिएशन आ रही है, और तीनों का एरिया भी सेम है, तो क्या तीनों पे रेडिएशन सेम गिरेगी? हाँ, लेकिन क्या तीनों सेम अब्सॉर्ब करेंगे? बोलो नहीं, क्यों नहीं? हाँ, ब्लैक बॉडी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी, बराबर। क्या तीनों सेम अमाउंट एमिट करेंगे? कौन ज्यादा एमिट करेगा? ब्लैक बॉडी ज्यादा एमिट करेगा। ठीक है, चलो अगर मुझे इसका अब्सॉर्प्शन निकालना है, ठीक है, अच्छा ये दोनों तो सेम अब्सॉर्ब करेंगे, बराबर बराबर, ये सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, ये दोनों रेगुलर बॉडी और ये ब्लैक बॉडी। ओके, अब ये क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस पे गिर रही है, जितना क्यू ये अब्सॉर्ब करे, ये जो टेम्परेचर है तीनों भी सेम टेम्परेचर, यानी ये तीनों अंदर जो टेम्परेचर है वो T है, मतलब ये बॉडी का भी टेम्परेचर जो है वो T है, ये बॉडी का भी T है, और ये बॉडी का भी, तीनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर T ही है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर T है। तो मुझे आप बताओ यहाँ पे क्या होगा अब्सॉर्प्शन और एमिशन का रिलेशन? हाँ, वेरी गुड, बोथ विल बी सेम। व्हाई? बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो ये बॉडी जितना अब्सॉर्ब करेगी उतना, ये बॉडी जितना अब्सॉर्ब करेगी उतना, और ये बॉडी जितना अब्सॉर्ब करेगी उतना। हाँ, लेकिन ये हमको मालूम है ये इन दोनों से ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया इतना? ठीक है, तो इसकी जो अब्सॉर्प्टिव पावर है, अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी 1, इसको मैं कंसिडर करता हूं A1। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ऑब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी 2, ये क्या होगी? A2। क्या होगी? A2। ठीक है, मुझे आप बताओ। हाँ चलो, पावर ऑफ बॉडी 3 लिखूं, बॉडी 3 विच इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इसकी ऑब्जॉर्प्टिव पावर को मैं A B लिख देता हूं, चलेगा? और ब्लैक बॉडी। क्लियर है? समझा? अरे बोलो ना, इतना समझा कि नहीं समझा? समझ में आया इतना? इसमें किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? ठीक है, अब्सॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला बोलो, अब्सॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला बोलो, या फिर उसी को अब्सॉर्प्टिविटी बोलते हैं। अब्सॉर्प्टिविटी और अब्सॉर्प्टिव पावर एक ही चीज है, बोलो। अब्सॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला बोलो। हाँ, QA बाय Q, मतलब क्या? अब्सॉर्ब कितना, एक बॉडी है इस पे Q अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट कर रहे हैं और इसने अब्सॉर्ब कितना किया? QA हीट अब्सॉर्ब। ठीक है, तो अगर मैं टोटल में कितना दिया था? Q, उसमें से इसने कितना अब्सॉर्ब कर दिया? तो इस रेशियो को ही क्या बोलते हैं? अब्सॉर्प्टिव पावर या अब्सॉर्प्टिविटी। समझ में आया? क्लियर है? यही है अब्सॉर्प्टिव पावर। अरे बोलो, समझे? ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या मैं हीट अब्सॉर्ब का फॉर्मूला निकाल सकता हूं? अरे बोलो, ये क्या है? QA क्या है? हीट अब्सॉर्ब। अरे बोलो, और Q क्या है? हीट इंसिडेंट। हाँ, ठीक है, तो यहां से QA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, अब्सॉर्प्टिव पावर
ए इंटू, बोलो इतना क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आई? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? बोलो Yes. समझ में आया अच्छे से? पक्का? ठीक है। अगर मुझे फॉर बॉडी वन के लिए हीट अब्सॉर्ब निकालना है तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा? हाँ बोलो। फॉर बॉडी 2 QA विल बी इक्वल टू A2 इंटू Q। फॉर बॉडी 3 विच इज ब्लैक बॉडी, उसके लिए QA क्या हो जाएगा? AB इंटू Q। बोलो इतना क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गई हीट अब्सॉर्ब बाय ऑल दी 3 बॉडीज। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये बॉडी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो होगा क्या? हीट जितनी अब्सॉर्ब होगी उतनी, हीट जितनी अब्सॉर्ब होगी उतनी, हीट जितनी अब्सॉर्ब होगी उतनी। क्या ये क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये चीज समझ में आया? अच्छा, ये तो हमने हीट कितनी अब्सॉर्ब होगी ये निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। जो एमिशन है इसका वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो देखो Q इज इक्वल टू E इंटू A इंटू T। ये लिख सकता हूं मैं? हाँ हाँ, इसी को तो हीट रेडिएटेड बोलते हैं ना। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? हीट रेडिएटेड का। इसके अंदर ये याद है ना आपको, ये हमने एक बॉडी लिया था, कितनी हीट रेडिएट करेगी वो निकाले थे। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर हीट रेडिएटेड। जाओ पीछे जाके देखो, क्या हमने इस Q को हीट रेडिएटेड बोला था? हाँ, Q इज इक्वल टू EAT। क्या थी वो? Q के लिए हमने क्या वहां पे नोटेशन क्या दिया था उसको बताओ? हीट रेडिएटेड ना। हीट रेडिएटेड मतलब वही जो हीट एमिट हुई, या हीट एमिटेड भी बोल सकते हो उसको। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। MSU पावर भी मैं तीनों को दे देता हूं। MSU पावर फॉर बॉडी 1, क्या मैं इसको E1 दे दूं? चलेगा? हाँ चलेगा। ओके, फिर MSU पावर फॉर बॉडी 2, इसको मैं E2 दूं? चलेगा? फिर MSU पावर फॉर बॉडी 3, जो कि कौन सी है? ब्लैक बॉडी, इसको मैं EB दे देता हूं। चलेगा? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। तो हीट रेडिएटेड का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? हीट रेडिएटेड Q will be equal to EAT for body 1. For body 1, this formula will be Q will be equal to what? E1 AT। एरिया और टाइम तो दोनों के लिए सेम है। फॉर बॉडी 2 जो हीट रेडिएटेड है वो क्या हो जाएगा? AT। बोलो क्लियर है? और फॉर बॉडी 3 Q will be equal to EBAT। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक सबको क्लैरिटी है? हाँ, क्या हो रहा है? बोलो पक्का? ठीक है, काम करो, पहले इतना छाप लो।
चल इसको भी मैं, तीनों अलग अलग है ना, तो इसको भी मैं अलग नाम दे देता हूं, 1 2 बी देता हूं मैं, है ना, इसको भी दे देता हूं 1 2 और ठीक है, इतना छापो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। इतना पार्ट हो गया। हो गया यहां तक सबका? यहां तक लिखो और फिर रुक जाओ जल्दी। क्या किरचॉफ्स लॉ हमको ये भी कहता है कि बॉडी जो है आसपास के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी? इसीलिए तो हमने ऐसा कंटेनर लिया जिसमें हमने बॉडी रखा और बॉडी का टेम्परेचर और उसके आसपास जो सराउंडिंग था उसका टेम्परेचर सेम लिया। ठीक है, अभी ध्यान दो, इधर 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 सब लोग इधर देखो, लिखना 1, इधर ध्यान दो। इफ temperature of body is equal to temperature of surrounding अगर ऐसा होगा तो ये किरचॉफ्स लॉ ये तो बोलता है कि बॉडी किसमें है, अगर बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किरचॉफ्स लॉ के सेकंड वाले स्टेटमेंट में यही तो देखा था ना हमने, इट सेज इफ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर उसके आगे की चीज होगी। ठीक है, तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये ना टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और हमारा डायग्राम जाके देखो, उसमें हमने बॉडीज का टेम्परेचर भी T लिखा है और उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी। तो इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग देन बोलो अब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू एमिशन। बस यही सुनना था, इसके लिए मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू एमिशन। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ, तो इफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन, कैन आई से हीट अब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू हीट रेडिएटेड? हाँ, कैन आई से दिस हीट अब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू हीट रेडिएटेड? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो इसके लिए अगर ये है तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, हीट अब्जॉर्ब will be equal to heat radiated। ये क्यों हुआ? क्योंकि अब्जॉर्प्शन और एमिशन सेम है।
वो क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर सेम है बॉडी और सराउंडिंग का। बोलो क्लियर है? ये समझ में आया? नाउ टेल मी व्हाट इज हीट अब्सॉर्ब्ड? क्यू है। व्हाट इज हीट रेडिएटेड? क्यू। ठीक है, बोलो क्लियर है? इसको मैं क्यू दे दूं चलेगा कि QR1 QR2 ऐसा दूं? इसको मैं दे देता हूं क्यू, हीट रेडिएटेड है ना ये, QR1 QR2 और ये QRB। तो हीट अब्सॉर्ब विल बी इक्वल टू हीट रेडिएटेड। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया? बस ये समझ में आया तो आगे कुछ भी नहीं है, फिर खाली थोड़ा सा मैथ्स बस। ये समझ में आया? हाँ, इसी को अप्लाई करो फॉर बॉडी 1। क्या तीनों बॉडी के साथ ये हो रहा है? क्योंकि तीनों बॉडी टेम्परेचर के सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, तो तीनों बॉडी में अब्जॉर्प्शन एमिशन सेम होगा, तो तीनों बॉडी में हीट अब्सॉर्ब रेडिएटेड भी सेम होगी। तो फॉर बॉडी 1 कहना से QA1 विल बी इक्वल टू QR1। हाँ, now tell me what is QA1? A1 into Q बराबर। now tell me what is QR2? E1 into A into T। ठीक है, तो कहना है से A1 by E1 is equals to AT by Q। लिख सकता हूं मैं, या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है? हाँ, चलो मैं E को ऊपर ले लेता हूं। Q by AT will be equal to E1 by A1। इतना समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझा? ये हो गया ना? हाँ, करो जल्दी जल्दी लिखो, सिर्फ इतना पार्ट लिखो जल्दी। ठीक है, फॉर बॉडी 2 क्या होगा बोलो? QA2 हीट अब्सॉर्ब विल बी इक्वल टू हीट रेडिएटेड। तो QA2 क्या है? A2 इंटू Q विल बी इक्वल टू E2AT। कैन आई राइट दिस एज Q by AT विल बी इक्वल टू E2 by A2? हाँ, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ओके, और इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो। क्लियर? सेकेंड वाला पार्ट हो गया सबका? हाँ, इसके आगे कुछ मत लिखना, और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी मत लिखो, वरना समझ में नहीं आएगा जो बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। चलो आगे, फॉर बॉडी 3 इसके लिए भी हीट अब्सॉर्ब इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड। हीट अब्सॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। ओके, तो इसके लिए क्या आएगा? हीट अब्सॉर्ब AB इंटू Q, और हीट रेडिएटेड क्या था इसके लिए? EB इंटू A इंटू। अच्छा, तो क्या मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं? QAT इज इक्वल टू EB बाय, कैन आई राइट दिस? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मत बनाओ इक्वेशन नंबर 3, इसके बाद वाली इक्वेशन को बनाते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। नाउ टेल मी व्हाट इज AB? व्हाट इज AB? हाँ, AB यहां पे क्या है? जो है वो बोलो ना। AB क्या है? AB क्या है? अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ। क्या हमको इसकी वैल्यू मालूम है? ब्लैक बॉडी के लिए अब्सॉर्प्टिव पावर की वैल्यू क्या होती है बोलो? हाँ, क्या ये रिलेशन देखे थे हमने? A प्लस R प्लस T इक्वल टू 1। अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसमें ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या A की वैल्यू 1 नहीं होगी? हाँ, ब्लैक बॉडी ना रिफ्लेक्ट करेगी ना ट्रांसमिट करेगी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ब्लैक बॉडी के लिए, अगर ब्लैक बॉडी है और उस पर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करता हूं, वहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट? तो कहना है से absorptive power of a black body, और ये हमेशा ट्रू है, सिर्फ इस केस के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, हमेशा ट्रू है। अब्सॉर्प्टिव ब्लैक बॉडी की अब्सॉर्प्टिव पावर हमेशा क्या रहेगी? क्योंकि वो सारी की सारी हीट अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ए बी अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू
तो उसको इस इक्वेशन में पुट करो तो कहना है राइट Q by AT इज इक्वल टू EB। हाँ क्लियर है। अब इसको दे दो इक्वेशन 3। तो कहना है से फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों के लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है। तो कहना है से तीनों इक्वेशन से E1 by A1 is equal to E2 by A2 is equal to EB। हाँ हाँ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये E1 क्या है? एमिसिव पावर ऑफ अ रेगुलर बॉडी। A1 क्या है? एमिसिव पावर ऑफ अ रेगुलर बॉडी। E2 क्या है? एमिसिव अगेन एमिसिव पावर ऑफ अनदर रेगुलर बॉडी। A2 क्या है? अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ अनदर रेगुलर बॉडी। तो कोई भी दो रेगुलर बॉडी ले लो, क्या उनका एमिसिव पावर और अब्सॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम रहेगा? मींस कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट। तो कहना है से फ्रॉम अबव इक्वेशन कहना है से E by A मतलब एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन absorptive power of any body is equal to constant। अरे भाई सेम ही तो आ रहा है, मतलब ये रेशियो सेम ही आएगा। सेम मतलब कांस्टेंट। अच्छा ये दोनों किसके इक्वल आ रहा है? तो इस कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो क्लियर है, समझ में आया? ये है किरचॉफ्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन। एमिसिव द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to absorptive power of any body is constant। ये बोल सकते हो constant। हाँ अब हमने पूरा मैथमेटिकल रिलेशन सॉल्व किया, उससे हमको ये समझ में वो कांस्टेंट कौन सा है? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो कहना है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। समझ में? यही है किरचॉफ्स लॉ, ये निकालना था। समझे? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा ये पहले पूरा लिख लो, छापो। अब खत्म हो गया यहाँ तक, पूरा पहले छापो। हो गया लिख के पूरा कंप्लीट? वो पार्ट
जल्दी छापो। पीछे पास करो अमन, इसके अंदर ही भर। गया हो जल्दी, फास्ट फास्ट। यानी क्या इस डब्बे को, इस रिलेशन को बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ बोले कोई ऐसे डायरेक्टली बताओ क्या है, तो किरचॉफ्स लॉ आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, E by A इक्वल्स टू EdB, दिस इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, नीचे एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो इसके नीचे और लिखो we can say that according to Kirchhoff's law, good observers are good emitters. Good observers are good emitters. क्लियर है? अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों, हमको एक और चीज समझनी है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। इसको बोलते जैसे हमने अब्जॉर्प्टिव पावर या अब्जॉर्प्टिविटी को समझा था क्या होता है, फिर रिफ्लेक्टिविटी एक चीज थी, अब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, बराबर। अभी एक और चीज हम लोग देखने वाले, एक रिलेशन, जैसे अब्जॉर्प्टिविटी A was the ratio of Q A by Q, reflectivity R was the ratio of Q R by Q, transmittivity T was the ratio of Q T by Q। उसी तरह अब हम एक रेशियो देखने वाले विच इज कॉल्ड एज एमिसिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एमिसिविटी। तो ये भी किसी चीज का रेशियो होगा। हाँ, एमिसिविटी इज defined as the ratio of emissive power of any regular body to emissive power of black body।
एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फॉर ए ब्लैक बॉडी, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला किसी भी बॉडी की मुझे एमिसिविटी निकालना है। क्या निकालना है? तो यहां पे उस बॉडी की क्या रखूंगा? एमिसिव पावर का फॉर्मूला है ना मेरे पास, Q इज इक्वल्स टू EAT। इस फॉर्मूले से मुझे किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर मिल सकती है, बराबर, ठीक है। वो मैं उठा के यहां रखूंगा। और एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, वही हमने देखा ना, तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नोन है हमको, यहां पे रख दिए। तो मुझे उस बॉडी की क्या मिलेगी? एमिसिविटी। जिस भी बॉडी का मुझे निकालना है, बराबर। लेकिन अगर मुझे एमिसिविटी ब्लैक बॉडी की ही निकालना है तो, जैसे यहां पे अगर एमिसिविटी मुझे निकालना होता फर्स्ट बॉडी की तो यहाँ क्या आता? E1। अगर मुझे एमिसिविटी निकालना होता सेकंड बॉडी की तो क्या आता? लेकिन अगर मुझे एमिसिविटी निकालना है ब्लैक बॉडी की तो यहाँ क्या आएगा? EB। यस, इफ यहाँ अगर EB आ गया तो एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगी? EB अपॉन EB which will be equal to, तो एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज आल्सो 1। समझे? इससे पहले हमने देखा था अब्सॉर्प्टिविटी या अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 1। उसी तरह एमिसिव, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा रहेगी, ये कभी चेंज थोड़ी ना होने वाली है। एमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये कैसे लाए समझ में आया ना? अगर 1 बॉडी की निकालना है 1 रखो, 2 की निकालना है 2 रखो, तो अगर ब्लैक बॉडी की निकालते हैं EB रखो, जैसे आप EB रखोगे E1 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, तो एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो एमिसिविटी। ये भी एक क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन करते हैं ताकि हम अलग अलग मटेरियल्स को स्टडी कर पाए, ठीक है। एमिसिविटी ब्रैकेट में लिखो स्मॉल e, ठीक है, ये उसका सिंबल है एमिसिविटी का। इट इज डिफाइंड एज the ratio of emissive power of a regular body to emissive power of a black body. It is defined as the ratio of emissive power of a regular body to emissive power of a black body. क्लियर है? एकदम क्लैरिटी है इसके कॉन्सेप्ट में, समझ में आया? और कैसे ब्लैक बॉडी के लिए वैल्यू 1 हो गई ये भी समझा, ठीक है। तो फिर एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो फॉर ब्लैक बॉडी E will be equal to EB by EB which will be equal to 1। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ो और लिखो फॉर ब्लैक बॉडी E is equal to 1। खत्म, डब्बा बना दो उसको। फॉर ए ब्लैक बॉडी E is equal to 1, वो पूरे को डब्बा बना दो, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहां से एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 1, एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 1। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब किरचॉफ लॉ में ना अब थोड़ा अंदर जा रहा हूं, इसको ध्यान से अब समझना, ठीक है। तो काफी अभी हमने अच्छे से किरचॉफ लॉ को समझ लिया, उसमें और थोड़ा डीप जा रहा हूं। समझो, कोई भी बॉडी कुछ रेडिएशंस को ज्यादा अब्सॉर्ब करती है, कुछ को नहीं करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बोर्ड व्हाइट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? बाकी जितने कलर है इस बॉडी पे पड़ रहे वो सब अब्सॉर्ब कर ले रही, खाली व्हाइट नहीं कर रही है। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपको दिख रहा है। समझे? हाँ, तो फिर उसको सोचने जाएंगे तो फिर अपने आसपास पता है ना कि समझे किसके कलर पे यकीन करेंगे। अगर ये बोर्ड ने कल पीला कलर ये व्हाइट अब्सॉर्ब करना चालू कर दिया और रेड रिफ्लेक्ट करने लगा तो ये कल से अपने को रेड दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना भाई, नेचर ने हर मटेरियल को एक प्रॉपर्टी फिक्स करके भेज दी है, ठीक है। ये कल चेंज नहीं होगा जब तक कि हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें। ये जैसा ही वैसे ऐसी हमारी भी बनावट नेचर ने तय करके भेज दी। कोई भी चीज को नेचर ने जैसा उसको बनाना था बना दिया,
अब बस हम उसको समझ रहे हैं। जब आज भी नेचर जब अपने दरवाजे खोलता है ना हमारे लिए, मतलब कोई नया लॉ फिजिक्स का मालूम पड़ता है, इंसान का दिमाग फट जाता है, ऐसी समझ लो फट जाता है। यानी हम सोचे नहीं थे वैसी वैसी नेचर जो है हमारे सामने चीजें लाके रख देता है। अभी तो सिर्फ ये चीज तुमको मैंने बोला तो थोड़ा सा तुमको अचंभित लगा होगा कि ये कलर, अरे बाप रे, कलर ऐसा दिखता है। मतलब वही मैंने कहा ना, अभी ये स्क्रीन ऐसे ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब क्या, ये ब्लैक को छोड़ के सारे कलर, ये व्हाइट लाइट इस पे गिर रही है, व्हाइट लाइट में वॉयलेट से लेके रेड तक पूरे बैंड ऑफ कलर्स है, सब इस पे गिर रहे हैं ना। लेकिन तुमको ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? कि बाकी सब के लिए इसकी अब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है और ब्लैक के लिए कम है, तो इसमें एमिशन जो कम है वही अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाकी कलर के लिए इस मटेरियल की अब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी? अरे बोलो ना। हाँ, अब कलर को हटाओ, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो अ रेडिएशन, लाइट इज ऑल्सो अ रेडिएशन। अब उस कलर वाले रेडिएशन को हटाओ, हीट वाले रेडिएशन को इमेजिन करो। कोई बॉडी है, उस पे हीट रेडिएशन गिर रही है, तो जैसा मैंने इन बॉडीज के लिए बताया कि ये बॉडी कोई कलर को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी, कोई को नहीं करेगी, बराबर? क्लियर है? उसी तरह हीट के केस में भी ये समझ लो, कोई बॉडी लेट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ईएम वेव्स। ये क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं। रेडिएशन, और ये कब समझ में आएगा? जब इसका एकदम बेसिक मालूम होगा। वो क्या? रेडिएशन क्या है? क्या है रेडिएशन? बोलो, अरे बोलो। नहीं, रेडिएशन क्या है? डिफाइन अगर हम करें तो क्या है रेडिएशन? यस, रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन ईएम वेव नहीं है, रेडिएशन इज सिंपली अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। डिफाइन उसको ऐसे ही करते हैं, यही उसका डेफिनेशन है और यही सही है। हम अपने दिमाग में कंफ्यूज कर लेते हैं रेडिएशन और वेव्स को। ये क्लैरिटी तुमको मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो तुम में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? जब ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, और कल को अगर इसके रिलेटेड आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? रेडिएशन और वेव्स दो अलग चीज है भाई, उनको भी हम बोलते हैं रेडिएशन। अब वो क्यों रेडिएशन बोलते हैं उस पर भी आऊंगा, बट रेडिएशन को अगर डिफाइन करना तो व्हाट इज रेडिएशन? इट इज जस्ट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, अब इसमें डीप में जाओ। ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन जिसमें अरे बोलो यार, जिसमें लिखवाया था, जिसमें जोर से बोलो, जिसमें मीडियम की जरूरत। हाँ, तो रेडिएशन में स्पेशलिटी क्या है? इसको मोड ऑफ ट्रांसफर ऐसा अलग से क्यों बोल रहे? क्योंकि ये ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम की जरूरत। अब यहाँ पिक्चर में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती तो हीट ट्रांसफर कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह? तो दैट हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसलिए अब तुम्हारे दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो आता है यहाँ पे। अगर कहीं से ईएम वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रही है तो हम बोलते थे कि रेडिएशन जा रही है। अरे क्यों? वो ईएम वेव रेडिएशन नहीं है, वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन है, समझे? और क्योंकि वो ईएम रेडिएशन में ईएम वेव्स के फॉर्म में, जो ईएम वेव्स होती ना, इसके फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इसलिए हमारे दिमाग में अक्सर ये बैठा हुआ है कि रेडिएशन मतलब ये ईएम वेव्स, समझे? और ईएम वेव्स के मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब नाम अलग अलग है लेकिन सभी ईएम वेव्स है, सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सारे ही। अच्छा, तो एक वेव दूसरे वेव से अलग क्यों है? उसका नाम क्यों पड़ा एक्स रे, गामा रे? क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है, ठीक है?
चलो मैं विजिबल की बात करता हूँ, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक जो ये वेवलेंथ में जो भी EM वेव्स आएंगी ये विजिबल होती है, ये हमको ये हम इसको देख सकते हैं, कुछ ना कुछ कलर होगा इसका। बोलो क्लियर है? हाँ, लेकिन है तो ये भी रेडिएशन। अरे बोलो है तो ये भी रेडिएशन। फिर नीचे नीचे जाओगे, माइक्रोवेव वो भी तो रेडिएशन ही है, रेडियो वेव वो भी रेडिएशन ही है। तो ऐसी रेडिएशन जो अपने साथ हीट एनर्जी लेके जाए, अक्सर वो माइक्रोवेव होती है। इसीलिए जो मशीन में आप खाना गर्म करते हो उसको माइक्रोवेव बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो वेव बन रही होती है वो। तो इन सब रेडिएशन में से जो माइक्रोवेव होती है ना, वो इंफ्रारेड के बाद आती है, रेडियो वेव से पहले आती है। तो जो माइक्रोवेव होती है ना, वो आप बोल सकते हो वो अपने साथ एनर्जी तो सबके पास है, माइक्रोवेव में जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। अरे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो है कोई तो फॉर्म में होगी। तो माइक्रोवेव में अक्सर वो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म। तो लेट्स से उसी को हमारा फिर दिमाग क्या कहता है? रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। लेकिन वो रेडिएशन नहीं है, वो माइक्रोवेव जो है हीट को ट्रांसफर कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। इस पूरे प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं, समझे? क्लियर है? लेकिन अब आपको आम भाषा में हमने उसी को रेडिएशन बना दिया, वो EM वेव्स को ही हम रेडिएशन बोलते हैं, समझे? भले आप बोलो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप EM वेव को रेडिएशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अंदर की कंसेप्ट की क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। तुम बोल रहे हो और मान भी रहे हो तो वो गलत है, ठीक है? कि EM वेव्स को यही रेडिएशन है, नहीं। रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है? क्लियर है? अब वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो हीट ट्रांसफर जो है EM वेव्स के फॉर्म में होती है। आई बात समझ में? तो इसलिए इस पूरे को हम रेडिएशन बोलते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में ये EM वेव्स यानी वो माइक्रोवेव्स को वो भी हमारा दिमाग क्या कहते हैं? रेडिएशन। क्या है? तो ऐसे ही समझो आप, ये समझ में है ना, कोई हीट रेडिएशन है। क्या है? यार मान लो कहीं से माइक्रोवेव आ रही है, कुछ वेवलेंथ होगी इसकी, होगी कि नहीं? तो हीट रेडिएशंस आ रही है, तो एक रेडिएशन को, एक EM वेव को दूसरी EM वेव से अलग करना है, तो क्या क्राइटेरिया पे आप अलग कर सकते हो? वेवलेंथ। क्या? वेवलेंथ अलग होगी तो वो वेव अलग होगी। मतलब इसके बीच में अगर कोई वेवलेंथ आ रही तो विजिबल में आएगी, इससे कम कोई वेवलेंथ है तो अल्ट्रावायलेट, उससे कम है तो वो एक्सरे, उससे कम है तो गामा, इससे ज्यादा है तो इंफ्रारेड, उससे ज्यादा है तो माइक्रोवेव। तो वेवलेंथ की तो सभी वेव्स के नामों को अलग करी ना, डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। ओके। एक बॉडी रखी है, इस पर एक हीट रेडिएशन आई, ठीक है? रेडिएशन है, और मैं इसी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, लेट्स से ये हीट रेडिएशन 3000 एंगस्ट्रॉम की है। कितने की है? 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो ये बॉडी पे 3000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन आ रही है, लेकिन सिर्फ 3000 की नहीं आएगी। अभी कहीं पे एक बॉडी रखी है, उस पे लाइट गिर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस पे सिर्फ 4000 की रेडिएशन आ रही है? 4001, 4002, 4003, 4000, 1.2, 4000, 1.3, 4000, 1.23, 4000, 1.24, ऐसे सभी रेडिएशन इस पे गिर रही है ना, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जब बहुत ये रेडिएशन को जब हम लोग एक साथ मिला के पढ़ते हैं ना, इसको मैं बोल सकता हूँ स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो इसीलिए रेनबो को स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स बोलते हैं। रेनबो को स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स क्यों? क्योंकि उसमें 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम की सारी वेवलेंथ आ रही है, समझे? तो इसे स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ नहीं, आपने बहुत सारी वेवलेंथ को लिया और एक गुच्छा बना दिया, इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम, है ना? बचपन में पढ़ते थे, हार्ड ऑफ शेप, बुके ऑफ फ्लावर, है ना? और क्या ग्रुप पे होती है ना चीजें एक साथ, तो उसको एक वर्ड दे देते हैं ना, तो ऐसी बहुत सारी वेव्स एक साथ दे दो, स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स, ठीक है? ग्रुप ऑफ पीपल, वैसी वेव्स के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स। ये बहुत सारी वेव्स एक साथ है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स। तो मान लो कहीं एक बॉडी है रखी हुई है, समझो इसको, इस पे 3000 वाली वेव गिर रही है, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, ठीक है? अब जरूरी नहीं कि ये बॉडी हर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगी। समझो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं? हो सकता है ये बॉडी 3000 वाली वेवलेंथ को ज्यादा अब्सॉर्ब कर रही है, ये नहीं बोल रहा हूं बाकियों को नहीं अब्सॉर्ब कर रही है, लेकिन
इस वाली बॉडी के लिए 3000 वाली वेवलेंथ की अब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, 4000 वाली के लिए कम है, 5000 वाली के लिए उससे कम है। समझे आप मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, जैसे इन बॉडीज के बारे में मैंने बताया, ये कोई एक कलर को अब्सॉर्ब करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, तो उस कलर के लिए इसके अब्सॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, स्पेसिफिक उस कलर के लिए। अब ये बात मैं हीट रेडिएशन के लिए अप्लाई करूं, मान लो कोई हीट रेडिएशन है 4000 एंगस्ट्रॉम की, कोई 5 की, कोई 10 की, कोई 15 की, मैंने एक बॉडी रख दिया, उनपे सारी रेडिएशन डाल दिया, तो मैंने क्या देखा, इसमें से जो है 4 वाली निकल रही है, 5 वाली निकल रही है, 10 वाली निकल रही है, 15 वाली नहीं निकल रही। इसका मतलब 15 वाली क्या हो गई, यानी वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, 15 वाली बहुत कम निकल रही है। आई बात समझ में? सॉरी, 15 वाली रिफ्लेक्ट कम हो रही है, ये नहीं बोल रहा कम निकल रही है, अभी अब्सॉर्ब हुई है, क्या हो रही है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो रही है फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब उसमें से बहुत कम कम अब्सॉर्ब हो रही है, ज्यादा क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस बॉडी के लिए 15000 वाली वेवलेंथ की अब्सॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, बराबर। अच्छा, अगर ये 15000 वाली सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी, तो 15000 वाली सबसे ज्यादा एमिट भी यही करेगी। इसके बाजू में एक और बॉडी है, उसपे भी सारी गिर रही है, लेकिन वो मान लो 8000 वाली सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर रही है, बराबर। अगर वो 8000 वाली सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगी, तो 8000 वाली सबसे ज्यादा, तो कहना है से अब्सॉर्प्टिव पावर एट पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एमिसिव पावर फॉर दैट लैम्डा। अब्सॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर सेम होगी, कब, जब टेम्परेचर सेम है। तो कोई अगर बॉडी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही ज्यादा अब्सॉर्ब कर रही है, तो वो बॉडी उसी वेवलेंथ को ज्यादा, इसलिए मैंने लैम्डा लैम्डा लगा दिया कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर कोई बॉडी के लिए मतलब 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के लिए इसकी अब्सॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, तो उसी बॉडी की 8000 वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर भी। कोई दूसरी बॉडी है, उसकी 5000 वाली वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर ज्यादा है, तो उसी बॉडी के लिए 5000 एंगस्ट्रॉम की एमिसिव पावर भी ज्यादा होगी। मैं ये कह रहा हूं कि बाकी वो अब्सॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन 5000 के, जैसे मान लो 5000 की अगर ये 100 रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रही है, तो 8000 की 10 करेगी। तो जब एमिट भी करेगी, तो 5000 वाली कितनी करेगी, 100, और 8000 वाली 10। जिस वेवलेंथ के लिए अब्सॉर्प्टिव पावर ज्यादा, उसी वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर भी ज्यादा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो वो अब्सॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर, ये तो बहुत से लोग समझ जाते हैं। ये वाला कंसेप्ट समझने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये अब और अंदर चले गए हम लोग। स्पेसिफिक अब्सॉर्प्टिव और एमिसिव पावर की तो बात कर रहे हैं हम लोग, इक्वल होने की, लेकिन अब हमने वेवलेंथ को भी पिक्चर में लेके आ गए। समझ में आया? तो आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? पक्का? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो, लिखो, एक लाइन छोड़ो, लिखो। In Kirchhoff's law, we can also say that the absorptive power for a particular wavelength, ऐसा लिखो, अब्सॉर्प्टिव, कट करो, ऐसा लिखो, अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इक्वल टू emissive power of a body for that same wavelength. तुम आपको एक एग्जांपल लिख लो नीचे, वरना ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग होगा। नीचे लिखो, अच्छा इसके नीचे ये लिख देना, a लैम्डा इज इक्वल टू e लैम्डा। ठीक है, ये लिख लो और डब्बा बनाओ। इसके नीचे लिखो
पीछे देखो, इफ अ बॉडी अब्सॉर्ब्स मैक्सिमम वेवलेंथ, नहीं ऐसा लिखो, इफ अ बॉडी अब्सॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन, इफ अ बॉडी अब्सॉर्ब्स मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ, अगर कोई बॉडी मैक्सिमम रेडिएशन लैम्बडा वेवलेंथ की अब्सॉर्ब करेगी तो वो मैक्सिमम रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ की एमिट करेगी? लैम्बडा। लिख दो तो उससे तुमको ये भी समझ में आ जाएगा, ये लिखे हो, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, इफ अ बॉडी अब्सॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ, देन द बॉडी विल एमिट मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ maximum radiation of the same wavelength which is lambda, the same wavelength which is ब्रैकेट में लिखो लैम्बडा। तुमने लैम्बडा को वर्ड्स में तो नहीं लिखे ना, वर्ड्स में नहीं लिखना, वो स्टेटमेंट में जो मैंने लैम्बडा सिंबल में ही लिखना, लिख दिया इतना। तो किरचॉफ लॉ की ये एक बात और समझ में आई। हाँ, तो हर बॉडी फेवरेटिज्म करती है, इसको फेवरेटिज्म ही तो बोलेंगे ना। कोई एक को बहुत ज्यादा अलाउ कर रहा है और दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नहीं बल तेरी एंट्री नहीं, चलते रहे। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, तो इसको आप बोल सकते हो फेवरेटिज्म ऑफ मटेरियल विद दी वेवलेंथ। कोई मटेरियल किसी वेवलेंथ को अपने अंदर ज्यादा आने देगा और किसी वेवलेंथ को नहीं आने देगा। हो सकता है ये मटेरियल जिसको नहीं आने दे रहा, कोई और मटेरियल उसको ज्यादा आने देगा, किसी और वेवलेंथ को नहीं आने देगा। हाँ, हमको क्या समझना है, कोई मटेरियल में जो वेवलेंथ की रेडिएशन ज्यादा अब्सॉर्ब होगी वही वेवलेंथ की रेडिएशन ज्यादा एमिट भी होगी। बस समझना मुश्किल था इसको, लेकिन आप रीड करोगे टेक्स्ट बुक में, उसको देखने जाओगे खुद से तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्लियर है? क्लैरिटी एकदम समझ में आ गया सबको अच्छे से? यहाँ तक, यहाँ किरचॉफ लॉ खत्म, समझ में आया? किरचॉफ लॉ की जो जो चीजें थी एकदम क्लियर हो गई। बढ़े आगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना दोस्तों, हम लोग को पहले एक ग्राफ को समझना पड़ेगा। व्हाट इज दैट ग्राफ? आओ देखते हैं। हम लोग को सन का टेम्परेचर मालूम है, उनको नहीं मालूम है, लेकिन इंसान को मालूम है। हाँ, इंसान को मालूम है। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको कोई चीज दूं और बोले इसका टेम्परेचर फाइंड करो तो कैसे करोगे? इसके लिए क्या चाहिए आपको? दे दिया, निकाल लोगे टच करके, या फिर उसके अलावा एक और अभी वो गन आती है, उससे आप जिसका भी टेम्परेचर मापना है वो गन से उसको लेजर लाइट निकलती है, उसका अलग मैकेनिज्म है, वो उसका आपको टेम्परेचर बता देगी। चलो वो गन दे दिया, थर्मोमीटर आता, तो थर्मोमीटर के लिए तो फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए। वो गन से तो आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है, वो स्टैंड का या वो इंक की बोतल का या ये फैन का, ठीक है। तो टेम्परेचर निकालना आसान है ना, जिसका टेम्परेचर निकालना उसको से गन मार दो, खत्म। क्लियर है? अब मुझे सन का निकालना है तो कहाँ से लाऊं? थर्मोमीटर लेके तो कोई वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन मालूम है हम लोग को सन का टेम्परेचर क्या है, हमको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने सन का टेम्परेचर निकाला, ठीक है, ठीक है। फैसिनेटिंग चीज़ है ना ये मालूम होना, कैसे इंसान ये सब चीज़ें कर पाता है। इतनी दूर है वो हमसे, इतना बड़ा है, तो करीब भी नहीं जा सकते, फिर कैसे उसका टेम्परेचर मालूम?
देखें अभी हमने क्या हेडिंग लगाई, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उल्टी कर दिया। इसके लिए हमको स्पेक्ट्रल का मतलब ये होता है कि ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम देखना है हम लोग। और स्पेक्ट्रम किस चीज का होता है, अभी तो बताया था, किसका, वेवलेंथ का या वेव्स का बोल सकते हो। वेवलेंथ वेव की होती है, हाँ इसको हम समझेंगे ग्राफ से। दैट ग्राफ विल बी बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है मालूम, Q/8T, Q/8T, इसको भी मैं बताऊंगा। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से समझना दोस्तों। हमने देखा कि अगर मैंने एक ब्लैक बॉडी को देखा, ठीक है, और उसको हमने स्टडी किया कि ब्लैक बॉडी से कितनी, तो बोलो इसलिए ब्लैक बॉडी कहाँ से, तो ये सन, स्टार्स, दीज ऑल आर कंसीडर्ड टू बी ब्लैक बॉडीज, ठीक है। क्या ये ब्लैक बॉडी इनको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी थी, उनको मैंने देखा, क्या कोई एक नॉर्मल बॉडी है, उनको मैंने ब्लैक बॉडी को लिया और उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से एक ब्लैक बॉडी लिया मैंने विच इज एट 1000 डिग्री केल्विन, केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 1000 डिग्री केल्विन, 1000 डिग्री केल्विन। तो ऐसी समझ लो बहुत हॉट है ये, तो इसके अंदर से क्या रेडिएट होगी, हीट रेडिएट होगी, मतलब रेडिएशंस निकलेंगे यहां से वेव्स के फॉर्म में। अरे बोलो क्लियर है, हाँ हाँ। लेकिन दोस्तों कोई बॉडी में से जो एमिशन होगा ये वेवलेंथ पे भी तो डिपेंड करता है, हाँ। कौन सी वेवलेंथ किस बॉडी में से सबसे ज्यादा निकलेगी। अगर एक बॉडी है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बहुत ज्यादा निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वही पर्टिकुलर वेवलेंथ बहुत ज्यादा। तो अगर मैं एक बॉडी लूं, ब्लैक बॉडी लूं, ठीक है, उसके रेडिएशन को मैं एनालाइज करता हूं, तो मैंने क्या देखा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला मुझे। मतलब क्या, देखो इसको मैं पावर रेडिएटेड भी बोल सकता हूं, ठीक है। पावर क्यों, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, पावर ही होता है। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप उसको पावर बोल सकते हो। और हीट एक एनर्जी ही तो है, हाँ। अगर ये निकल रही है तो मैं बोल रहा हूँ पावर रेडिएट हो रही है। अगर ये हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ पावर इज गेटिंग अब्सॉर्ब। तो यहाँ हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि बॉडी में से हीट रेडिएशन निकल रही है, मतलब पावर इज गेटिंग रेडिएटेड, पावर इज गेटिंग रेडिएटेड। बोलो क्लियर है, यस। और उस पावर को मैं यूनिट एरिया पे देख रहा हूँ। यूनिट एरिया मतलब अभी जैसे मान लो एक ब्लैक बॉडी है, वो बहुत इतनी बड़ी है, पूरे रूम की जितनी, तो बजाय उस पूरे को स्टडी करने के लिए मैं खाली देख रहा हूँ इसके 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी निकल रही है। तो 2 मीटर में उससे डबल निकलेगी, 3 में उससे 3 गुना, 4 में 16 गुना, 25 गुना, है ना, हाँ ऐसी होगा। तो ये और इसी को हम ये पूरे को एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज इंटेंसिटी। या नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पावर रेडिएटेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पावर रेडिएटेड। अच्छा, पावर रेडिएटेड मतलब हीट का निकलना पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हीट का निकलना यानी हीट रेडिएशंस का निकलना। बोलो क्लियर है, क्या ये जो हीट रेडिएशन निकलेंगी क्या इनकी कुछ वेवलेंथ होगी, हाँ बोलो होगी। तो मैंने एक ब्लैक बॉडी लिया विच वॉज एट 1000 डिग्री केल्विन, कितने पे थी, और उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही थी, द पावर विच वॉज गेटिंग रेडिएटेड। पावर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो हीट निकल रही है पर यूनिट टाइम में देख रहा हूं, पर यूनिट एरिया देख रहा हूं। समझ में आया,
अरे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम समझ में आया क्या? जैसे कोई भी बॉडी इसमें से हीट तो निकल ही रही है, तो मैंने एक स्टॉप वॉच लिया, टाइमर लगाया, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए देख रहा हूं, तो मैंने हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम देखा, मतलब 10 मिनट के लिए देखा, तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। समझ में आया? अच्छा, अब मैं पूरी बॉडी के लिए नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं देख रहा हूँ 1 मीटर बाय 1 मीटर में से कितनी निकल रही है, तो उसके डिनोमिनेटर में वो 1 मीटर बाय 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया भी आ गया। देख हम हीट ही रहे, टी और ए को हमने फिक्स कर दिया, ऐसे ही समझ लो। हाँ क्लियर है? ठीक है ठीक है। तो मैंने एक ब्लैक बॉडी को देखा जो 1000 डिग्री केल्विन पे थी, हाँ, और उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहे थे उसको हमने स्टडी किया, मतलब स्टडी क्या बोले तो देखा, तो हमको ये दिखा कि इसमें से ये वाली वेवलेंथ भी निकल रही है, ये वाली वेवलेंथ, जो जितनी जितनी वेवलेंथ हमको दिख रही थी वो सब हमने इस ग्राफ पे प्लॉट किया, बराबर। तो हमने देखा कि ये वाली जो वेवलेंथ, ये वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन थी इसमें कम थी, ठीक है। ये वाली यहां पे अगर मैं डॉट करके यहाँ लूं तो यहाँ भी तो वेवलेंथ की कुछ वैल्यू आएगी ना, ये वाली वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये वाली वेवलेंथ क्या थी? मैक्सिमम थी। क्या थी? यानी ये वेवलेंथ की रेडिएशन, देखो ये वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा कोई और वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं। ये वेवलेंथ की रेडिएशन देखोगे तो कम है, इसकी और कम है, इस वाली वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा थी। बोलो इतना क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और ब्लैक बॉडी देखा जिसका टेम्परेचर इससे ज्यादा था, तो उसके ग्राफ में मेरे को ऐसा देखने को मिला, ऐसी नेचर का ग्राफ है, लेकिन इसमें कुछ चेंज दिख रहा है मुझे। 1000 डिग्री पे था, लेट्स से 2000 केल्विन पे, मैंने अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। मैं अभी ऐसी ब्लैक बॉडी देख रहा हूँ जिसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है। अब भाई टेम्परेचर ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा अब्सॉर्ब किया होगा, ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा तो ज्यादा रेडिएट, तो इसलिए तो इसका ग्राफ ऊंचा बना, क्योंकि ये इससे ज्यादा रेडिएट कर रहा है, तो इसका रेडिएशन मैक्सिमम इतना होगा, इसका उससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देख रहे हो इतने ये वाले रेडिएशन, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको मैं बोल देता हूँ लैम्बडा मैक्स 1 और इसको मैं बोल देता हूँ लैम्बडा मैक्स 2। अच्छा, यहां पर भी वही हुआ, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। चलो फिर भी हमारा मन नहीं भरा, हमने एक और बॉडी ली, उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया, लेट्स से 5000 केल्विन कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो वो और ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा। अरे भाई जितनी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा, तो उसका पावर रेडिएटेड इन दोनों से भी ज्यादा होगा। लेकिन उसमें भी एक चीज देखने को मिली, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा थी। क्यों सबसे ज्यादा की? क्योंकि उसी वेवलेंथ को इसने सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब भी किया होगा। तो यहाँ पर हमको एक और वेवलेंथ आई, ठीक है। लेट्स इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 और इसको 3। तो इस वाले टेम्परेचर के लिए ये वाली वेवलेंथ मैक्सिमम थी। बोलो क्लियर है? हाँ। तो अब देखो, जब हमने ये पैटर्न को स्टडी किया तो हमको ये समझ में आया कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसमें से निकलने वाली जो मैक्सिमम रेडिएशन है, जरा ध्यान से देखना, ये तीनों बॉडीज वही है, ठीक है, एक ही बॉडी है, लेकिन खाली इनपे क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तीनों ही तो ब्लैक बॉडी है, खाली इनपे क्या चेंज हो रहा है? तो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर चेंज किया वैसे वैसे क्या देखने को मिला कि 1000 डिग्री पर लेट से 1000 वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, 2000 पे हो सकता है। अच्छा, ये ओके, ये ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो ये ग्राफ का जो क्या बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, वो टिल्ट हो रहा है, दिख रहा है? जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया इसको स्टडी करने के लिए, तो हमने क्या देखा कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है इज टिल्टिंग टुवर्ड्स दी लेफ्ट। इससे क्या मैं बोल सकता हूं, लैम्बडा मैक्स 1 इज स्मॉलर देन लैम्बडा मैक्स 2।
बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। अरे कैसे बोल सकता है? लैम्डा मैक्स यहाँ ये वेवलेंथ ज्यादा होगी कि ये वेवलेंथ ज्यादा होगी? 1 वाली ज्यादा होगी कि 2 वाली ज्यादा होगी? हाँ, यहाँ पे क्या होता है? यानी नहीं, यहाँ पे क्या होता है? 0। यहाँ क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड जाओगे तो वैल्यू बढ़ती है ना? अभी मेरे को 9 स्टैंडर्ड का तुमको 1 2 3 पर ग्राफ सिखाना पड़ रहा है, तो 1 बड़ी होगी वेवलेंथ की 2 बड़ी होगी? तो ये गलत बनाया ना मैंने। हाँ, इसके आगे मैं कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ? लैम्डा 2 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा मैक्स। समझे? हाँ, क्लियर है? समझा? अब देखो ये, अच्छा एक और चीज दोस्तों, अगर मैं इस टेम्परेचर को बोल दूं T1, इस टेम्परेचर को T2, इस टेम्परेचर को T3, तो टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? T1 इज ग्रेटर, T1 is smaller than T2 and T2 is smaller than T3. T3 is maximum, T1 is minimum. ओह, क्या लग रहा है आपको? बॉडी वही है, खाली मैंने इसका क्या किया? टेम्परेचर। तो एग्जाम्पल समझो मेरी बात को आप ध्यान से, ये रिलेशन समझ में आया? ये आपके सामने ये दिख रहा है, ये साइंटिस्ट को भी दिखा, ठीक है? और वही आप पढ़ रहे हो। उन्होंने क्या देखा? वही बॉडी है, पहले 1000 पर थी, तो 1000 डिग्री पर रहने से इसकी बाकी सब छोड़ दिए, मैक्सिमम कौन से आ रही है? जैसे मान लो एग्जांपल 1000 डिग्री पर बॉडी है, इसमें से 10,000 रेडिएशन निकल रही है। समझो मेरी बात को, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। एक ब्लैक बॉडी है, 1000 डिग्री पर है, सिर्फ समझने के लिए नंबर्स ले रहा हूं। मान लो इसमें से 10,000 रेडिएशन निकल रही है, इस रेडिएशन हीट रेडिएटर, ठीक है? तो हमने क्या सोचा, हमने क्या देखा, ये चेक करो इसमें से मैक्सिमम किसकी वेवलेंथ की है। तो हमने देखा 10,000 में से 8,000 रेडिएशन, कोई भी एक नंबर लो, 8,000 रेडिएशन एग्जांपल 2000 एंगस्ट्रॉम की थी। कितनी की थी? इतना क्लियर है? ये समझ में आया? क्या किया हमने? एक ब्लैक बॉडी ली, उसका टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर कितने पे था? 1000 केल्विन, और उस वक्त उसके अंदर से जो हीट निकल रही थी, लेट से 10,000 रेडिएशन, समझने के लिए बोल रहा हूँ, 10,000 रेडिएशन निकल रहे थे। तो मैंने देखा ये मैक्सिमम इसमें से कौन से आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? लैम्डा मैक्स का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? लैम्डा मैक्स का मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल रहा हूं। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही थी वो, ठीक है? तो मैंने देखा इन 10,000 में से 8,000 वेवलेंथ, 8,000 वेवलेंथ जो है वो 2000 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है? अच्छा, मुझे आप बताओ, क्या इसमें से 100 वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम की भी हो सकती है? वो कहां दिखेंगी इस ग्राफ में? हाँ, इधर नहीं दिखेगी। ये अगर 2000 है तो 5000 इधर ही तो होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लैम्डा मैक्स को वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू मत समझो। ये कंफ्यूजन बच्चे क्रिएट करते अपने दिमाग में। लैम्डा मैक्स लिखा हूं ना मैं यहाँ पे, तो लोगों को क्या लगता है ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं नहीं नहीं, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। किस वेवलेंथ की मैक्सिमम रेडिएशन बॉडी से निकल रही है, समझे? वेवलेंथ की वैल्यू में देखोगे तो 5000 2000 से ज्यादा है, लेकिन 5000 को मैं लैम्डा मैक्स बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं 2000 को लैम्डा मैक्स क्यों बोल रहा हूं फिर? क्योंकि भले 5 तो 2000 से ज्यादा है, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया लैम्डा मैक्स को पकड़ने का वो अलग है। मैं वैल्यू पे नहीं जज कर रहा हूं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स हम क्या देख रहे हैं? लैम्डा मैक्स मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ दैट वेवलेंथ। समझे? लैम्डा मैक्स का मतलब क्या? इस वेवलेंथ की रेडिएशन मैक्सिमम नंबर्स में निकल रही है। समझे?
इस वेवलेंथ की रेडिएशन देखो नंबर्स में कम है, इस वेवलेंथ की रेडिएशन नंबर्स में सबसे ज्यादा है। बोलो क्लियर है? ये समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, लैम्बडा मैक्स को आप वैल्यू से नहीं जज करोगे, किससे जज करोगे? नंबर्स से। इस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही, मतलब यहां हमने देखा 2000 वेवलेंथ की, 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकल रही थी। फिर वही ब्लैक बॉडी थी, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, कहां पे लेके गए? 2000 पे। कहां पे लेके गए? 2000 पे। चेंज मांगा है बाजू में 2000 की थी, 2000 डिग्री पे, 2000 केल्विन पे लेके गए। तो हमने क्या देखा कि इसमें से भी कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा है। अभी भी 10,000 मान लो रेडिएट हो रही है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं खाली बस। मान लो सेकंड केस में भी 2000 डिग्री में भी 10,000 रेडिएशन निकल रही है। अब मैंने देखा 8000 रेडिएशन जो है ना 1800 एंगस्ट्रॉम की है। कितने की है? 1800। ओके, सेकंड वाले केस में मैंने क्या देखा? 1800 एंगस्ट्रॉम की सबसे ज्यादा, यानी 8000 वेवलेंथ 1800। फिर मैंने क्या किया? मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, 5000 पे लेके गया। तब मैंने देखा कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकल रही है ये 1600 एंगस्ट्रॉम की है। कितनी है? 1600। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो नंबर जो निकलने वाली, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन जो निकलने वाली है, उनकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है? क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो कहना ऐसे दैट दिस लैम्बडा मैक्स is inversely proportional to the temperature। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है? मैक्सिमम रेडिएशन मतलब किसी बॉडी से निकलने वाली नंबर ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर आप जितना बढ़ाते जाओगे उसमें से निकलने वाली मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? नंबर कम नहीं होगा। जैसे 8000 निकल रही तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ 7000 निकलने लगेगी, निकलेगी उतनी, लेकिन वो वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। वैल्यू, ठीक है। यहां लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 2000 थी, यहां लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कम हो गई, आगे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू और कम हो गई। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। इस तरीके से ब्लैक बॉडी के लिए वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। यहाँ पे ध्यान देना, हम टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं। हमने देखा टेम्परेचर हमने जैसे जैसे बढ़ाया लैम्बडा मैक्स वैसे वैसे कम हो रहा था। कम टेम्परेचर कम, लैम्बडा मैक्स सबसे ज्यादा, फिर टेम्परेचर सबसे ज्यादा, लैम्बडा मैक्स और कम हुआ, टेम्परेचर और बढ़ाया, लैम्बडा मैक्स और कम हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? समझे? बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? बनाओ ये ग्राफ, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी जो आपको दिख रहा है सामने, पूरा बना। अब हमको ये तो समझ में आया, फॉर अ ब्लैक बॉडी मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, टेम्परेचर की 4th पावर को होता है। देखेंगे हम लोग आगे। ये 4th पावर का एमएसयू पावर के लिए वो आगे देखेंगे।
लिख लिए? अब ये पूरी स्टडी हम कौन सी बॉडी पे कर रहे थे? ब्लैक बॉडी पे। ओके, ठीक है। अब यहाँ जहां पे आपने ये लिखे उसके नीचे लिखना लैम्बडा मैक्स is the maximum number of wavelength मैक्सिमम नंबर को अंडरलाइन करो, नंबर, मैक्सिमम नंबर इज द मैक्सिमम नंबर, वो नंबर है, वो वेवलेंथ की वैल्यू नहीं है। लैम्बडा मैक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ दैट आर radiated by a black body at certain temperature। कोई एक टेम्परेचर पे मैक्सिमम कुछ होगी तो दूसरे पे कुछ और होगी, बराबर? क्लियर है? नीचे अब इसको एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा नीचे एग्जांपल लिख लो, एक लाइन छोड़ो, लिखो फॉर एग्जांपल, ठीक है? फॉर एग्जांपल at 1000 Kelvin, let's say the wavelength of 2000 angstrom, 2000 angstrom ऐसे लिखो, at 1000 degree, let's say the wavelength of 2000 angstrom ऐसे लिखो, let's say the wavelength of 2000 angstrom, the wavelength of 2000 angstrom was radiated in maximum numbers, was radiated in maximum numbers। Next, let's say for 2000 Kelvin, let's say for 2000 Kelvin, the maximum number of radiations that were emitted was of 1800 angstrom wavelength, was of 1800 angstrom wavelength। ठीक है? So नीचे लिखो in above examples, एक लाइन छोड़ो, लिखो in above examples the lambda max for first case is यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ किसकी निकल रही थी? बोलो, 2000 की, बराबर? फॉर फर्स्ट केस लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? बोलो, 2000 एंगस्ट्रॉम। एंड फॉर सेकेंड केस लैम्बडा मैक्स विल बी 1800। ठीक है? तो आप समझ लो, इसमें हम नंबर देख रहे हैं, किसका नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है? पहले केस में 2000 वाली का नंबर ज्यादा था, तो हमने
2000 वाली को लैम्बडा मैक्स मारा। सेकंड केस में 1800 वाली का नंबर ज्यादा था, तो सेकंड में हमने 1800 को मैक्सिमम माना। ठीक है, क्या यहाँ पे 2000 वाली वेवलेंथ नहीं निकल रही? बोलो, निकल रही है ना। लेकिन 2000 को हम लैम्बडा मैक्स इस केस में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो नंबर्स देखना है, किसके नंबर्स, कौन नंबर में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर में सबसे ज्यादा कौन था? 1800। तो भले ही वहां 2000 एंगस्ट्रॉम की भी वेवलेंथ रहने दो, लेकिन हमको तो वो देखना है जिसके नंबर सबसे ज्यादा है। बोलो, क्लियर है? अब यही ग्राफ से ना आपको बहुत सारे आगे लॉ डिराइव करने हैं। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WEIN'(S), वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, हेडिंग डाल दिया आपने। इसका हम मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, बंद करो।